किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में बेटा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने कई सारी ऐसी जानलेवा, घातक, खतरनाक बीमारियों को बहुत जल्दी हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं। स्यूडोमोनास फोटिडा ये एक ऐसा जीवाणु है जिसके अंदर एक टोल प्लाज्मिड की खोज हुई थी, और इस टोल प्लाज्मिड में ऐसी क्षमता है जो ये हैवी मेटल ऑयल्स को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। एक ही कंडीशन में जीन थेरेपी 100% सक्सेसफुल है, और वो तब अगर वो जीन्स शुरुआती अवस्था में, प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में कोशिकाओं में प्रवेश करवा दिए जाएं तो। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नए साल 2025 में, और इस नए साल के सबसे पहले माइंड मैप में। वैसे देखा जाए तो अपना ये सेकेंड लास्ट है, इसके बाद बस एक विकास एवोल्यूशन चैप्टर का माइंड मैप बचता है, सिलेबस ख़त्म है। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। और मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ अपने ईश्वर से कि वो आप सभी को इन आखिरी 4 महीनों में अपना बेस्ट देने की हिम्मत दे। ठीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं आप सभी के लिए ऐसी कामना करती हूँ कि इन 4 महीनों में आपकी बुद्धि सही मार्ग पर चले। आप जो थोड़े बहुत भटके हुए थे उस डाइवर्जन से बिल्कुल अपने नीट के सिलेबस पर, नीट के पैटर्न पर और अपने नीट 2025 पर फोकस्ड रहे, यही मेरी कामना है। और इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का माइंड मैप, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमने पिछले चैप्टर में जो अपना माइंड मैप था उसमें भी इस बारे में जिक्र किया था कि जैव प्रौद्योगिकी जो आपकी इकाई है, जिसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। पहला जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, दूसरा जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। मैंने कहा था कि इन दोनों चैप्टर्स को ऐड करके इस इकाई से, जैव प्रौद्योगिकी इकाई जिसके अंदर ही दोनों अध्याय आते हैं, इस इकाई से बेटा आपके 5 से 8 प्रश्न आते हैं। ठीक है, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी हल्के में लेने वाली इकाई तो नहीं है। ठीक है, इस एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 प्रश्न आपके इस एक चैप्टर से आ सकते हैं नीट में। ठीक है, 3 से 4, तो बिल्कुल भी हल्के में लेने वाला चैप्टर नहीं। और ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा, गिनी चुनी चीज़ें ही बस आपको याद रखनी है, वहीं से आपके नीट में क्वेश्चन आता है। चलिए, क्या क्या हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो सबसे पहले परिचय। ठीक है, जैसा कि हम सब में करते हैं। फिर हम बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग हैं। फिर हम बात करेंगे आपके चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, पारजीवी जंतु की। लास्ट में हम बात करेंगे एथिकल इश्यूज, नैतिक मुद्दे की। छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग किस किस क्षेत्र में है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के जो उपयोग हैं उसके आधार पर बेटा हमने जैव प्रौद्योगिकी को 4 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आपकी हरित जैव प्रौद्योगिकी, जिसको हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें बेटा हम कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। फिर आती है आपकी लाल जैव प्रौद्योगिकी, रेड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग हैं उस पर बात करते हैं। फिर आती है बेटा आपकी नीली जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें नीला मतलब पानी से जो जुड़ा हुआ है, तो एक्वेटिक से, पानी या जल के जो भी स्रोत हैं उनसे संबंधित जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग हैं उस पर हम बात करते हैं, या उसकी हम चर्चा करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। लास्ट आता है आपका व्हाइट या ग्रे, श्वेत या धूसर जैव प्रौद्योगिकी। इसमें बेटा हम औद्योगिकी के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है उस पर चर्चा करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, वैसे देयर इज अ लॉट टू स्टडी। 4 इसके फील्ड हैं जिसमें जैव प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा उपयोग आज की डेट में हो रहा है, पर हमें एज पर एनसीईआरटी 2 ही पर बात करनी है, हरित और लाल जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी और रेड बायोटेक्नोलॉजी, मतलब हमें कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है उस पर बात करनी है। ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी बोलती है बेटा कि इसके उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में है। ठीक है, निदान सूचक, निदान सूचक मतलब चिकित्सा में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट। ठीक है, किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में बेटा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। दूसरा अगर हम बात करें निदान सूचक मतलब डायग्नोसिस में, डायग्नोज मतलब किसी भी बीमारी को पहचानना भाई साहब। ठीक है, हर बीमारी को आप ब्लड टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से नहीं पहचान सकते हैं,
या पहचान भी सकते हैं बेटा, तो शायद कुछ बीमारियां बहुत ही लेट स्टेज में पता लगेंगी आपको इस टेस्ट से, जब तक उनको बचाया नहीं जा सकता, ऐसी स्टेज में हो सकता है पता लगे, जो नॉर्मल अपने डायग्नोस्टिक मेथड से, ठीक है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने कई सारी ऐसी जानलेवा, घातक, खतरनाक बीमारियों को बहुत जल्दी हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं, बहुत अर्ली स्टेज में, उनकी बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में हम जैव प्रौद्योगिकी की मदद से उनका निदान कर सकते हैं, उनका डायग्नोसिस कर सकते हैं। और अगर आप पहचान गए हैं बीमारी को तो उसका इलाज भी सही तरीके से हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ठीक ही हो जाए। फिर बेटा कृषि के क्षेत्र में अभी हमने बोला, बात करेंगे संसाधित खाद्य, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं। प्रोसेस्ड फूड आप समझते हैं क्या होता है? एक तो होता है बेटा घर में हमने बना लिया पापड़, ठीक है, मम्मी लोग घर में पापड़ बनाती है ना, गर्मियों में आलू से या साबूदाना से, चावल से पापड़ बना के धूप में सुखा रही हैं, ठीक है, ये तो हो गए बेटा जो हम घर में बना रहे हैं। एक आते हैं जो मार्केट में पापड़ बिक रहे हैं, ठीक है, वो प्रोसेस्ड फूड हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मम्मी घर में अचार बनाती हैं, सालों साल चलते हैं। कुछ मार्केट में अचार आते हैं, वो प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है। इसके अलावा बेटा चटनी हम घर में बना रहे हैं, महीना बोल रही हूँ, सॉरी, ज़्यादा है तो एक हफ्ते चल जाएगी, ठीक है, 10 दिन चल जाएगी। लेकिन मार्केट में जो चटनी आ रही है वो 6-6 महीने चल रही हैं, वो प्रोसेस्ड फूड है। तो ये सारे बेटा जो भी फूड है, ये सारे जो प्रोसेस्ड फूड मार्केट में आते हैं, जो कि हम लोग घर में यूज़ करते ही हैं, ठीक है, ये सारे प्रोसेस्ड फूड बनाने में भी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आते हैं आपके जैव सुधार, बायो रेमिडिएशन। जीवों की मदद से हमने कई सारे सुधार किए। सुधार इन द सेंस हम ये कह सकते हैं, हमने जैसे ऑयल स्पिल, आप समझते हैं तेल का रिसाव होना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो नदी या किसी भी तालाब या समुद्र के किनारे है, वैसे तो ऐसे समुद्र के किनारे तो नहीं, हाँ, बट नदियों के किनारे बहुत बड़ी बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो जब वो इंडस्ट्रीज़ हैं तो इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीन्स भी लगी हैं, मशीन्स है तो उनमें ऑयलिंग वगैरह भी होती है। तो कई बार ऐसा होता है बेटा, जो ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे तेल रिसाव होकर के उन नदियों में जाता है जो उनके आसपास है, ठीक है। तो वो तेल उस नदी को गंदा कर रहा है ना केवल नदी को गंदा कर रहा है, नदी के अंदर रहने वाले जो पौधे हैं, नदी के अंदर रहने वाले या पाए जाने वाले जो जीव हैं और जो जंतु हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं, कहीं ना कहीं ये उनके लिए तेल घातक हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कुछ जीवों की मदद से उस पानी के सफाई में हमने मदद ली है। इसको बेटा हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। और इस बायो रेमिडिएशन का एक उदाहरण है स्यूडोमोनास फोटिडा। ये एक ऐसा जीवाणु है जिसके अंदर एक टोल प्लाज्मिड की खोज हुई थी, और इस टोल प्लाज्मिड में ऐसी क्षमता है जो ये हैवी मेटल ऑयल्स को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो स्यूडोमोनास फोटिडा का टोल प्लाज्मिड इसी बायो रेमिडिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर ऊर्जा उत्पादन अब क्या होता है मैडम? बायोडीजल आजकल बन रहे हैं, ठीक है। फिर अपशिष्ट प्रतिपादन, जो आपका वेस्ट है, उस वेस्ट को मैनेज करने में भी बेटा बायोटेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है, ठीक है। जैव सुधार एक तरीके से अपशिष्ट प्रतिपादन आप कह सकते हैं, ठीक है। वेस्ट को नष्ट करने में, वेस्ट को मैनेज करने में कहीं ना कहीं हम लिविंग का यूज़ कर रहे हैं, हम किसी जीव का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किसी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से जैव सुधार ही हुआ, ठीक है ना। तो इन फील्ड्स में बेटा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। अब बायोडीजल बेटा जो है ये इंडस्ट्री हो गया। इंडस्ट्री मतलब ये आपका सफ़ेद या धूसर जैव प्रौद्योगिकी होगी, वाइट या ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आपका जैव सुधार, इसमें हमने पानी को साफ कर रहे हैं ना हम, तो ये एक तरीके से आपका नीली जैव प्रौद्योगिकी हो गई, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी हो गई। कृषि हरित जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और निदान ये आपके लाल जैव प्रौद्योगिकी में आता है, रेड बायोटेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है। तो मैंने बताया 4 ब्रांचेज हैं। अब हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में किन 3 क्षेत्रों में अनुसंधान की गुंजाइश है। अभी भी इन 3 क्षेत्रों में जितनी रिसर्च हो सकती है या जितनी रिसर्च की जा सकती है, अभी तक बेटा ये 3 ऐसे फील्ड हैं बायोटेक्नोलॉजी में जिनमें अथा मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं हो सकता, उतने रिसर्चेस किए जा सकते हैं। कौन कौन से 3 फील्ड हैं? तो याद करिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमें 3 टूल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला टूल है बेटा आपके एंजाइम्स, दूसरा टूल है आपका एक संवाहक, तीसरा टूल है बेटा आपका परपोषी, ठीक है, होस्ट। अब यहाँ पर बेटा किसी भी उन्नत जीव जैसे
सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटा, हमने बायोमोलिक्यूल से पढ़ा था। उत्प्रेरक होते हैं आपके कैटलिस्ट। ठीक है, हमने देखा था कि जो RDT, जो आपकी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, जो आपकी पुनर्योगज DNA तकनीक है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे लास्ट में बेटा जो हमने स्टेप देखा था, उसमें हमने सेकेंड लास्ट जो स्टेप था उसमें हमने देखा था कि बायो रिएक्टर की मदद से हम अपने उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है, हमें 1-2 लीटर उत्पाद थोड़ा ना बनाना है। हमने अगर वैक्सीन भी बनाई है बेटा, हमें करोड़ों लोगों के लिए बनानी है, तो हमें इंडस्ट्री मतलब एक बड़े लेवल पे उसको बनाना है, हज़ारों लीटर की संख्या में उसको बनाना है। तो उसके लिए बेटा हमें बायो रिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, विलोडक क्या बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर बेटा बायो रिएक्टर में, अच्छा कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है उसके लिए हमें एक कैटलिस्ट चाहिए। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में जो भी रिएक्शंस आप करा रहे हैं उसके लिए आप अच्छे से अच्छा कैटलिस्ट ढूंढिए। हो सकता है आज की डेट में हमारे पास बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे अच्छा और कोई कैटलिस्ट हो नहीं सकता। और ये तो हमें पता है, कैटलिस्ट जितना अच्छा होगा रिएक्शन दर उतनी ज़्यादा होगी, हाँ या नहीं। हमने देखा था ना, एंजाइम्स क्या हैं, बायो कैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी जीव के अंदर या किसी भी कोशिका के अंदर, ये जो अभिक्रिया है, जैविक अभिक्रिया है, उसकी दर को बढ़ाने का काम करते हैं ना। तो अगर अच्छा जैव उत्प्रेरक आप ढूंढेंगे तो सीधी बात है, जो क्रिया है, जो अभिक्रिया दर है, वो भी बढ़ेगी। तो आप अच्छे से अच्छे जैव उत्प्रेरक या उत्प्रेरक ढूंढ सकते हैं। दूसरा बेटा, अब वो उत्प्रेरक याद करिए, ये भी हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था कि उत्प्रेरक जो भी एंजाइम है बेटा, उसके कार्य को कुछ चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, जैसे pH, तापमान और आपका क्रियाधार की सांद्रता। ठीक है, तो किस pH पर, हमने देखा था एक होता है ऑप्टिमम pH, ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशन, वो परिस्थितियां जिस पर कोई भी एंजाइम सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपनी क्रिया दर्शाता है। तो जो भी उत्प्रेरक हमने ढूंढा या जो भी उत्प्रेरक आज की डेट में ऑलरेडी बने हुए हैं, मिले हुए हैं, जिन पर हम ऑलरेडी रिएक्शंस करवा रहे हैं, हम ऑलरेडी उन पर उत्पादन करवा रहे हैं, उन उत्प्रेरक के लिए और क्या बेहतर परिस्थितियां हो सकती हैं, आप उन परिस्थितियों की खोज कर सकते हैं। ये भी अभी रिसर्च का ही विषय है। तीसरा बेटा, अनुप्रवाह तकनीक, अनुप्रवाह संसाधन याद करिए, बिल्कुल लास्ट स्टेप था अपनी DNA टेक्नोलॉजी का। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का। अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है, जो भी उत्पाद आपने बनाया है उसको अलग करना, पृथक करना और उसको प्यूरिफाई करना, शोधन करना, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, पृथक्करण और शोधन। ठीक है, तो जो भी उत्पाद बेटा बन रहे हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी अनुप्रवाह संसाधन की तकनीक ढूंढना। ये 3 बेटा ऐसे फील्ड्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में जिन पे अनुसंधान हो सकता है और शायद कभी खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी जो उत्प्रेरक ढूंढे जा चुके हैं उनके लिए अच्छी परिस्थितियां ढूंढ लो, अच्छे उत्प्रेरक ढूंढ लो। ठीक है, अनुप्रवाह संसाधन की अच्छी तकनीक ढूंढ लो। ये हो गया बेटा परिचय। अब हम बात करते हैं बेटा हरित जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले तो बेटा कृषि के क्षेत्र में, हम जैव प्रौद्योगिकी में बाद में आएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में ज़रूरत क्या पड़ी भाई। तो हमें ये पता है कि आज़ादी के बाद से किस तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ी है, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य वाले अध्याय में पढ़ा था। फिर हमने ये देखा था कि बिल्कुल बेसिक सी जो नीड होती है किसी भी जीव की, वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, कपड़ा और मकान तो ठीक है, रोटी यानी कि खाना। तो आज़ादी के बाद किस तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ी है हमने देखी। ठीक है, जनसंख्या तो ऐसे बढ़ी, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, 16 से 32 हुए। लेकिन जो खाद्य संसाधन है, संसाधन कैसे बढ़ रहे हैं, 1 से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना। तो खाद्य संसाधन और जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या का बढ़ना और खाद्य संसाधनों का बढ़ना, ये पैरेलल नहीं चल रहे हैं। पैरेलल मतलब साथ साथ नहीं चल रहे। जनसंख्या तो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन खाद्य संसाधन जो है वो उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ पा रहे थे। इसके लिए बेटा एक आई थी हरित क्रांति, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, स्वामीनाथन पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये जो बेटा आपके नॉर्मन ई बोरलॉग आपके ग्रीन रेवोल्यूशन, इन्होंने वर्ल्ड के लेवल पे और अपने इंडिया के लेवल पे MS स्वामीनाथन, ठीक है, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए थे। ठीक है, इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, हरित क्रांति में क्या हुआ था, बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति हो सके, उनको जितना खाना चाहिए वो कम से कम उन्हें मिल जाए, इसके लिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पैदावार बढ़ाई गई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की गई, फसलें ज़्यादा से ज़्यादा उगाई गई। ठीक है, तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आई थी आपकी रासायनिक आधारित कृषि या रसायन आधारित कृषि। ठीक है, केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इसको हम बोलते हैं, कृषि रसायन आधारित कृषि। ठीक है, इसमें बेटा, और ये आप सबको पता है, इसमें क्या करता है किसान,
पेस्टिसाइड्स यूज़ करता है, पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक यूज़ करता है, पीड़कनाशी वगैरह यूज़ करता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करता है, ठीक है, खाद्य क्या बोलते हैं उसको, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स तो अच्छी चीज़ है, फर्टिलाइजर वगैरह वो अलग से ला करके यूज़ कर रहा है अपने, ठीक है। तो इससे उसने क्या किया, इससे जो पैदावार थी फसलों की वो तो बढ़ी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं बढ़ पाई कि बढ़ती जनसंख्या की आपूर्ति हो सके खाने की, ठीक है। ये सबसे पहले आ गई आपकी कृषि रसायन आधारित कृषि, जिसमें रसायनों का इस्तेमाल किया गया, इसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए, हर्बिसाइड्स यूज़ किए गए, आपके फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए, कई सारे रसायनों का इस्तेमाल किया गया। इससे पैदावार तो बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ पाई कि हमारी जो बढ़ती जनसंख्या उसकी आपूर्ति हो सके, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी थे भाई साहब। क्या साइड इफेक्ट्स थे? तो सबसे पहले तो बेटा इतने सारे केमिकल्स का यूज़ होना, दिस इज़ नॉट गुड। दूसरा, उन केमिकल्स को खरीदना कहीं ना कहीं किसान के लिए भी भारी हो रहा था, पैसा लगता है ना भाई, फ्री में तो बट नहीं रहे थे, ठीक है। तो किसानों के लिए वो केमिकल्स खरीदना भी भारी हो रहा था, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स थे। फिर आई बेटा कार्बनिक कृषि, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। कार्बनिक कृषि में एक चीज़ को बहुत ध्यान दिया गया, वो ये था कि किसी भी तरीके के बाहरी रसायन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। किसी भी तरीके के बाहरी रसायन का इस्तेमाल नहीं करना, हमें कोई भी पीड़क नाशी नहीं यूज़ करना, कोई भी हमें खरपतवार नाशी नहीं यूज़ करना, हमें किसी भी तरीके का बाहरी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया गया, ठीक है। यहाँ पर फार्मिंग मैनेजमेंट के अच्छे तरीके लाए गए, जैसे कि अगर एक ही फसल को एक मिट्टी में बार बार उगाओगे तो उस मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग आई कि एक साथ आप अलग अलग तरीके की फसलें उगाओ, जिसको एक को नाइट्रोजन चाहिए, एक को फॉस्फोरस चाहिए, एक को पोटेशियम चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसी उर्वरता में अलग अलग तरीके की फसलें हो सकती हैं, तो उसकी पैदावार बढ़ जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, कई सारी ऐसी तकनीक लाई गई जो कि बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहला किसी भी तरीके के रसायन का इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरा बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरली वो सारी तकनीकें इस्तेमाल की गई जिससे कि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी कुछ नुकसान थे। क्या नुकसान थे बेटा? सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेहनत ज़्यादा लग रही है किसान की, तो कहीं ना कहीं इनकी कीमतें बढ़ गई। कीमत बढ़ गई तो कब कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा। पहले में किसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा रसायन, यहाँ पर क्योंकि कीमत बढ़ गई, मेहनत ज़्यादा थी, तो अब कस्टमर अफोर्ड नहीं कर, वो देख रहा है कि अगर अरहर की दाल 300 रुपये किलो, दूसरी तरफ 220 रुपये किलो, तो हम 220 वाली लेके 4 बार धुल लेंगे। वो रसायन वाली वो हम 4 बार धुल लेंगे, हम 300 वाली नहीं लेंगे, समझे या नहीं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो नुकसान हो गया, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे फायदे थे, ठीक है। फिर ये अपने अपने फायदे नुकसान के साथ चली। उसके बाद आई बेटा आनुवांशिकता रूप से निर्मित फसलें और ऐसी कृषि आई जिसमें हम ऐसी फसलों का इस्तेमाल करते हैं जिनको आनुवांशिक रूप से निर्मित किया जा चुका है। आनुवांशिक रूप से मतलब जिनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए जा चुके हैं। आपको यहाँ से एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए GMOs क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नीट में आ चुका क्वेश्चन है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक रूप से मॉडिफाइड, जिनको आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जा चुका है, जिनमें कोई ना कोई नया जीन ऐड किया जा चुका है, कोई डिलीट किया जा चुका है, ऐसे जीव को, अब वो जीव आपका पादप हो सकता है, वो आपका जंतु हो सकता है, वो आपका कवक हो सकता है, वो आपका जीवाणु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीव जिसमें आपने नए जीन्स ऐड ऑन किए हैं, कुछ अलग जीन्स डिलीट किए, ऐसे पादपों को या ऐसे जंतुओं को या ऐसे कवक या जीवाणु को हम आनुवांशिक रूप से निर्मित जीव कहते हैं, GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। GM क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, ठीक है। GM जंतु है तो वो उनको हम परजीवी जंतु बोल देंगे, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांस मतलब ट्रांसफर हो चुका है, जेनिक मतलब जिनमें जीन्स, एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जिनके जीन हमने बदले हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए बेटा आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब अगर हम बात करें फसलों की, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं, GM जो क्रॉप्स हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं भाई साहब? तो उनके फ़ायदे हैं, सबसे पहले तो हमने ऐसी कुछ फसलों को बनाया है, हमने कुछ ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बनाई हैं जो अजैव प्रतिबलों के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट है, ठीक है। अजैव प्रतिबल क्या होते हैं? एक तो हो गए लिविंग स्ट्रेस। लिविंग स्ट्रेस क्या हो गया कि आपकी फसलें हैं, उसमें कोई गाय घुस गई, उसमें कोई वो क्या बोलते हैं नील गाय घुस गई, उसने आपकी फसलें बर्बाद कर दी। तो नील गाय एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आपकी फसलों को कोई बकरी खा गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। गाय चर गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये हो गए जैविक प्रतिबल,
ठीक है। अजैव प्रतिबल क्या होते हैं भाई साहब? अजैव प्रतिबल मतलब ओले पड़ गए अचानक से, फसलें खराब हो गई। ओले अजैविक है, नॉन लिविंग है, ठीक है। सूखा पड़ गया, फसलें खराब हो गई, ठीक है। बाढ़ आ गई, फसलें खराब हो गई, ठीक है। अचानक से बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है उसमें एल्कलिनिटी मतलब उसका पीएच जो है वो बढ़ गया, फसलें खराब हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गए अजैव प्रतिबल जिसमें नॉर्मली फसलें खराब हो जाती हैं। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं, आनुवांशिकतः रूप से निर्मित जो फसलें हैं बेटा, वो ऐसी फसलें हैं जो इन अजैव प्रतिबलों को थोड़ा सा झेल जाती हैं। ओले आएंगे वो एकदम खराब नहीं होंगी, आप काट लो। वैसे तो नॉर्मल फसलें, ओले गिरे फसलें बेकार, किसान की पूरी मेहनत बेकार। लेकिन जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं बेटा, ये ओले गिरते ही खराब नहीं होंगी, ये 2-4 बार के ओले झेल जाएंगी और उस बीच में किसान को टाइम मिलेगा, वो उनको कटाई करके रख लेंगे। समझे या नहीं? तो अजैव प्रतिबल के लिए ऐसा नहीं कि खराब नहीं होंगी, होंगी, लेकिन ये झेल जाएंगी, एकदम से खराब नहीं होंगी, ये थोड़ा उसको झेल जाएंगी, ठीक है। दूसरा बेटा पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें, मतलब हमने एक तरीके से ऐसी फसलें बनाई हैं जो कि उनको नुकसान करने वाले जो कीट हैं उनको मार देंगी। जैसे बीटी कपास, बीटी टमाटर, बीटी सोयाबीन, बीटी बैंगन, बीटी, ठीक है, बीटी मक्का। तो ये बेटा ऐसी फसल है, बीटी वाली जितनी भी फसलें हैं ये ऐसी नस्ल है फसलों की जिनको, जैसे मक्के को मक्का छेदक आकर के मक्के के वो भुट्टों के जो दाने हैं उनमें छेद कर जाएगा, किसान की वो फसलें बेकार हो गई। ऐसा मक्का ऐसा भुट्टा कौन ही खरीदेगा? नहीं कोई खरीदेगा, तो किसान की तो मेहनत बेकार, उसकी फसल बेकार। तो ऐसी फसलें बनाई गई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसी मक्का बनाई गई जिसको अगर मक्का छेदक खाने आएगा तो मक्का छेदक कीड़ा मर जाएगा, फसलें खराब नहीं होंगी। बढ़िया चीज़। अब किसान को किसी तरीके का ऊपर से केमिकल नहीं छिड़कना, उसका वो खर्चा बच गया, ठीक है। तो हमने पीड़कनाशी या प्रतिरोधी हमने प्लांट्स बना दिए, ठीक है। तीसरा बेटा इसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की मदद से हमने ऐसे पादप बनाए हैं जो कटने के तुरंत बाद नहीं खराब होंगे। जैसे आपने एक, इसका उदाहरण है फ्लेवर सेवर टमाटर, ठीक है, इसका उदाहरण है फ्लेवर सेवर टमाटर, ठीक है। फ्लेवर सेवर टमाटर एक ऐसा टमाटर है, जैसे नॉर्मल टमाटर क्या होता है, एक किसान था उसके खेत में 100 किलो टमाटर हुआ, बढ़िया बड़ा खुश, और 100 किलो टमाटर उसने कटने के बाद उसने अपनी गोदाम में भरे और वो चला गया मंडी में रेट लेने। 3-4 दिन में बढ़िया रेट लेकर के जब तक वो वापस आया आधे टमाटर खराब हो चुके थे। फिर वो आके रोएगा, पछताएगा कि पहले दिन ही जो रेट मिले थे कम से कम 100 के 100 किलो चले तो जाते, है ना, तो उसका तो नुकसान हो गया। तो हमने ऐसे पौधे बनाए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे पौधे बनाए हैं जिनका जो शेल्फ लाइफ है, जिनका जो जीवन काल है वो बढ़ गया। तो फ्लेवर सेवर टमाटर का जो कटने के बाद आप उन्हें गोदाम में भी भरेंगे तो ये जल्दी खराब नहीं होंगे, जल्दी पकेंगे नहीं, जल्दी गलेंगे नहीं, जल्दी सड़ेंगे नहीं, ठीक है, इनका शेल्फ लाइफ बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए अंतरक्षेप की तकनीक का इस्तेमाल किया था। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, ठीक है। नॉर्मली पौधा जो मिट्टी से खनिज का मतलब जो भी मिनरल आयंस वगैरह लेता है, ठीक है, उस मिनरल आयन को पूरी तरीके से उपयोग करेगा, उसकी पूरी क्षमता को वो इस्तेमाल करेगा। और ऐसी अगर फसलें बनेंगी बेटा तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी की जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्या बोलेंगे उसको यार, उर्वर क्षमता जो है वो जल्दी खत्म नहीं होगी, ठीक है। लास्ट है पोषण स्तर में वृद्धि। हमने ऐसे कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बनाई हैं जिनके पोषण गुणवत्ता बढ़ गई है। जैसे यहाँ पर आता है आपका गोल्डन राइस, क्या बोलते हैं इसको हम, गोल्डन राइस को क्या बोलते हैं, गोल्डन, पीला चावल तो नहीं बोलते हैं, पीला चावल बोलते हैं क्या, सुनहरा चावल, सॉरी सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, ठीक है, सुनहरा चावल, दिस इज गोल्डन राइस। अब ये इसमें ऐसा क्या है भाई, तो ये आपका विटामिन ए एनरिच्ड राइस है। नॉर्मली चावल में ऐसा कोई विटामिन नहीं होता है, लेकिन ऐसे प्रदेश, ऐसी जगह जहाँ पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, और आप सबको पता है विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है ना, ज़ेरोफ्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर विटामिन ए की कमी है, जहाँ पर लोगों को आँखों से संबंधित ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, तो वहाँ पर हमने ऐसे लोगों के लिए हमने उनके चावल में बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाल दिया, ठीक है। अब ये बीटा कैरोटीन जीन ही बाद में अंदर जाकर के रेटिनॉल बना देगा, ठीक है, तो उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है, उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने
चावल की गुणवत्ता बढ़ाती है। अब क्योंकि बीटा कैरोटीन पीले रंग का होता है तो ये जो चावल है ये भी हल्का पीला रहता है, इसीलिए हमने इसको सुनहरा चावल बोल दिया। ठीक है, तो ये हो गए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनके फायदे। अब इसी में बेटा हमें जो दो पढ़ने हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है बीटी कपास। बीटी कपास बेटा, सबसे पहले तो हम इसको बीटी क्यों बोलते हैं, तो इसको बीटी हम इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इसका जो हमने जीन लिया है वो हमने एक जीवाणु से लिया है, और इस जीवाणु का नाम है बेसिलस थुरिनजेनेसिस। बेसिलस थुरिनजेनेसिस या जीएनसिस होता है। ठीक है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस होता है, जीएनसिस जेनेसिस नहीं होता है, सॉरी। थुरिनजेनेसिस। ठीक है, ये जीवाणु का नाम है। तो बेसिलस का बी और थुरिनजेनेसिस का टी। तो इसमें से बेटा हमने जीन निकाला और हमने कपास में डाल दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटी, बेसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस बेटा एक ऐसा जीवाणु है जिसके पास कुछ ऐसे जीन्स हैं जो एक रवा जैसा, रवा समझते हो ना, सूजी, ठीक है, जो एक रवा जैसा क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। ठीक है, तो ये बेसिलस थुरिनजेनेसिस जो जीवाणु है इसके पास ऐसे जीन्स हैं जो क्रिस्टलाइज्ड एंडोटॉक्सिन्स बनाते हैं। ठीक है, ये जीन्स क्या करते हैं बेटा, ये जीन्स क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज्ड मतलब रवा जैसे, ठीक है, रवादार आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, रवादार, दानेदार आप बोल सकते हो। एंडोटॉक्सिन नाम का एक विष बनाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड रवादार एंडोटॉक्सिन बनाता है। अच्छा, काम की बात क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये क्रिस्टलाइज्ड एंडोटॉक्सिन इसको क्यों नहीं मारता। ये इस जीवाणु को इसलिए नहीं मारता क्योंकि ये बेटा निष्क्रिय अवस्था में रहता है। कैसा रहता है, ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है, तो ये इस जीवाणु को तो नहीं मारता। लेकिन जब भी बेटा ये जो भी कुछ इसके, अच्छा ये जीन्स ऐसे एक ही तरह का जीन्स नहीं, कई सारे प्रकार के जीन्स हैं। इनमें से 3 बेटा आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, क्राई1 AB, क्राई2 AB, क्राई1 AC। ठीक है ना, तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जीन्स के, ऐसे कई सारे। अच्छा, इनको क्राई क्यों बोला है, क्योंकि क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन बना रहे हैं, रवादार प्रोटीन बना रहे हैं, तो इनके हमने नाम दिए क्राई1 AB, क्राई2 AB, क्राई1 AC। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऐसे जीन्स होते हैं। अच्छा, ये जो जीन्स हैं बेटा ये कुछ फिक्स, मतलब इनके कुछ निर्धारित कीट हैं कि जब भी ये उस कीट के अंदर जाएंगे तो उसकी आहार नाल में जहां इसको हल्का क्षारीय पीएच मिलेगा वहां उस क्षारीय पीएच में जाकर के निष्क्रिय से सक्रिय होंगे, और सक्रिय होने के बाद बेटा जो उसकी आंत के अंदर जो उपकला है उस उपकला में ये छेद कर देंगे, जिसके चलते जो आंत का पानी वानी है, जो भी वहां पे तरल है, वो उस उपकला कोशिकाओं में भर जाएगा, कोशिकाएं फूल के फट जाएंगी, और अगर आंत की कोशिकाएं फूल के फट जाएंगी तो बेटा वो कीट मर जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, और ये सक्रिय कब होता है बेटा, ये जो जीन्स होते हैं आपके, ये जो आपका विष होता है, एंडोटॉक्सिन होता है बेटा, ये एंडोटॉक्सिन सक्रिय कब होता है, ये आपका क्षारीय पीएच में। ठीक है, क्षारीय पीएच में बेटा ये सक्रिय होता है। ठीक है, और अभी ये निष्क्रिय पड़ा हुआ है आपका, इसलिए ये जीवाणु को नहीं मारता। जैसे ही बेटा ये सक्रिय होता है, कहाँ पर होता है क्षारीय पीएच, इसको कहाँ मिलता है, आंत में मिलता है कीट की। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, उसकी उपकला से बंधकर उपकला कोशिकाओं में छेद कर देगा, उपकला कोशिकाओं में छेद, जिसके चलते बेटा वो फूल कर फट जाएंगी, और बेटा जो कीट है वो मर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये अपना काम करती हैं। हमने बेसिलस थुरिनजेनेसिस की उस जीन्स को पहचाना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जीन सबको मारेंगे, नहीं, कौन सा जीन हम लेने वाले हैं ये 2 चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम कौन सी फसल में उस जीन को डालेंगे और उस फसल को कौन सा कीट खाता है। ठीक है ना, तो ये जीन 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, हम फसल कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, किस फसल में हम वो जीन डालेंगे, दूसरा बेटा उस फसल को खाने वाला कीट कौन सा है। ठीक है, इन 2 पर ये निर्भर करता है। और फिर बेटा इसकी भी कुछ कैटेगरीज हैं। क्या क्या कैटेगरीज हैं कीटों की, जो कीट हैं आपके वो लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस और आपके डिप्टेरेंस हैं। अच्छा, डिप्टेरेंस में आ जाते हैं आपके घर के मक्खी मच्छर,
ठीक है। कोलियोप्टेरेंस में आ जाते हैं आपके बीटल्स, वो जो लाल और काली धारी वाले होते हैं। और लेपिडोप्टेरेंस में आ जाते हैं आपके टोबैको बडवर्म, आपके आर्मी वर्म, ठीक है, सैनिक कीड़ा, तंबाकू की कलिका कीड़ा। ये बेटा आपको एक तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लेपिडोप्टेरेंस कौन से हैं? आपके टोबैको बडवर्म, सैनिक कीड़ा। डिप्टेरेंस कौन से हैं? आपके मक्खी मच्छर। कोलियोप्टेरेंस कौन से हैं? आपके भृंग, बीटल्स, ठीक है ना। और कैसे ये काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और कौन सा जीन, दो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं जिन कीड़ों के लिए हम ये जीन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम मक्का छेदक है बेटा, तो मक्का छेदक के लिए हम यूज़ करते हैं Cry1AB, ठीक है। एनसीईआरटी में Cry1AB बाद में दिया है, Cry2AB, Cry1AC पहले दिया है। मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है जिससे आपको याद रहेगा, Cry1AB, फिर Cry2AB, फिर Cry1AC। तो AB पहले आएगा ना, C बाद में आएगा। तो Cry1AB मक्का छेदक, Cry2AB और Cry1AC आपके कपास मुकुलक्रमी के लिए, कॉटन बडवर्म्स के लिए। तो अगर हमें बीटी कपास बनाया है तो बीटी कपास में बेटा हमने ये जीन डाला है, Cry2AB और Cry1AC। और मक्का छेदक जो आपकी बीटी कॉर्न को क्या बोलते हैं, कॉर्न, बीटी मक्का जो है बेटा, उस बीटी मक्का में को मक्का छेदक से बचाने के लिए हमने Cry1AB जीन का इस्तेमाल किया। ये हो गया आपका बीटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा पीड़क प्रतिरोधी पौधे, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। ये जो आपके पीड़क प्रतिरोधी पौधे, नाम ही है पेस्ट रेजिस्टेंट है ना। अगर पीड़क इनको खाने नुकसान पहुंचाने आएगा तो ये पीड़क को मार देंगे, समझे या नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम कौन से पीड़क से बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? तो यहाँ पर बेटा कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम तंबाकू के पौधे को बचा रहे हैं, ठीक है। तंबाकू का जो पौधा है उस पौधे की जड़, एंड नीट में आ चुका क्वेश्चन है कि तंबाकू के पौधे के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जड़ को प्रभावित करता है। कौन? एक निमेटोड है। निमेटोड मतलब कि आपका एक एस्केलमिंथिस है, मतलब आपका एक गोलकृमि है जिसका नाम है मेलोइडोगिनी इनकॉग्निशिया। मेलोइडोगिनी इनकॉग्निशिया, ठीक है। कैसे प्रभावित करता है बेटा? ये क्या करता है, तंबाकू के पौधों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें बना लेता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये तंबाकू के पौधों की जड़ों में ऐसे छोटी छोटी गांठें बना लेता है। अच्छा, तंबाकू के पौधों की जड़ों में अगर ये गांठें बना रहा है तो ये अपनी वृद्धि कर रहा है ना। और अगर ये अपनी वृद्धि करेगा तो सीधी बात है, वो तंबाकू का पौधा जो मिट्टी से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रहा है, जो भी ज़रूरी पोषण पदार्थ ले रहा है, वो ऊपर तक जा ही नहीं पा रहे। तंबाकू के पौधे के तने, पत्ती वगैरह तक पहुँच ही नहीं पा रहे। वो इस जड़ में ही ये जो कीट है, जो आपका गोलकृमि है, ये खुद लेता जा रहा है, जिसकी वजह से तंबाकू के पौधे की वृद्धि नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो हमने तंबाकू के पौधे को इस मेलोइडोगिनी इनकॉग्निशिया नाम का जो निमेटोड है, जो गोलकृमि है, इससे बचाने के लिए हमने क्या किया? हमने एक आरएनए अंतरक्षेप तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इस तकनीक को वैसे तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, जो कि आपको बैच में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर बेटा आपको बस इतना पता होना चाहिए आरएनए इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है। तो देखो, आपने सेंट्रल डोग्मा थ्योरी पढ़ी है जेनेटिक्स में, उसमें आपने पढ़ा है कि भैया डीएनए से एमआरएनए बनता है या डीएनए से आरएनए बनता है, आप बोलो, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये आरएनए को इंटरफेयर कर रहा है, ये आरएनए को बोल रहा है मैं तुम्हारा काम नहीं करने दूंगा। मतलब डीएनए से आरएनए तो बन रहा है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन नहीं बन रहा है। तो इसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन आरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं। मतलब इसने कहीं ना कहीं आरएनए को चुप करके बिठा दिया कि तू चुप, आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो बेटा इसको हम आरएनए अंतरक्षेप, या इसको बेटा हम जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम जीन या आरएनए साइलेंसिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जीन अपना काम कर ही नहीं पा रहा, वो प्रोटीन बना ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि आरएनए को रोक दिया गया उसका काम करने से, ठीक है। यहाँ पर बेटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? जनरली आरएनए क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, एक रज्जुकी होते हैं। यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए जाते हैं, द्विरज्जुकी आरएनए बनाए जाते हैं। और आप सबको पता है द्विरज्जुकी आरएनए स्टेबल नहीं होता है भाई साहब, स्थायी नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी डिटेल में तकनीक हम लोग पढ़ेंगे क्लास में। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी निमेटोड है उसका वो जीन हम पहचान लेते हैं जो कि इस तंबाकू के पौधे को प्रभावित करने वाला है, उसकी जड़ों को जाकर के प्रभावित करेगा, ठीक है। ये आरएनए साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग, नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। किस भाग को अफेक्ट करता है? ये शायद 20 या 21 का क्वेश्चन है, ये आ चुके क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो बेटा डबल स्ट्रैंडेड, मतलब एक तरीके से आप ये देख सकते हैं जो जीन साइलेंसिंग की जो प्रक्रिया है,
ये एक तरीके से जितने भी यूकैरियोट सेल्स होते हैं, यूकैरियोट्स मतलब जो सुकेंद्रकीय कोशिकाएं हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर बेटा ये तकनीक होती है अपने आप को किसी भी बाहरी कीड़े से बचाने के लिए, ठीक है, किसी भी बाहरी जीव से बचाने के लिए। आरएनए इंटरफेरेंस की तकनीक एक तरीके से ज्यादातर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पर बेटा जो हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो बन रहा है, इसकी जो दूसरी रज्जु की है, ठीक है, इसका जो दूसरी रज्जु है, जो हम बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है इसका, ये कहाँ से बन रहा है? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है या तो किसी जंपिंग जीन से या ट्रांसपोजोन से। मैंने बोला ना यहाँ से आपका जीन साइलेंसिंग से क्वेश्चन आया 2022 में, वो बेटा आया था आपका ट्रांसपोजोन किससे संबंधित है? ट्रांसपोजोन्स जिनको हम बोलते हैं जंपिंग जीन, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने बैच में, ठीक है। तो ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन से बनता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और इसी की मदद से बेटा जीन को साइलेंस किया जाता है। कब साइलेंस किया जाता है? आरएनए को साइलेंट किया जाता है। डीएनए से आरएनए तो बनता है, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाने दिया जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं होने दिया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इसको आरएनए साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं, जीन साइलेंसिंग कहते हैं, ठीक है। ये बेटा ज्यादातर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है, और इसका जो आरएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है, जो उसकी दूसरी रज्जु बनती है बेटा, वो किसी ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन से बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मिलोइडोग्नी इनकॉग्निशिया जो आपका निमेटोड है, जो गोलकृमि है, इसका हम उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जो आकर के तंबाकू के पौधे की जड़ों को प्रभावित करने वाला है, उसके अंदर गांठें बनाने वाला है। उस जीन का बेटा हम आरएनए बना करके, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना करके उस जीन का, ठीक है, उस जीन से आरएनए बनेगा ना, हम उस आरएनए का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना करके ऑलरेडी इसमें इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो आपका तंबाकू का जो पौधा है, इसके अंदर अब वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसको डाइसर नाम का एक एंजाइम होता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और बनाता है आरआईएससी, क्या बोलते हैं, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये गाइड करते चलते कि यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, ठीक है। छोटे छोटे आरआईएससीज बन जाते हैं, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, आरएनएज भी होते हैं, ठीक है। फिर वो आरएनएज जो आपके डबल स्ट्रैंडेड होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड घूम रहे होते हैं। ये ऑलरेडी तंबाकू के पौधे में उपस्थित होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब कभी भी निमेटोड मिलोइडोग्नी इनकॉग्निशिया इस पौधे को प्रभावित करने के लिए जाएगा, तो वो जब अपना जीन छोड़ेगा, मतलब उसका वो जीन जो इसको प्रभावित करेगा, जब वो अपने जीन से आरएनए बनाएगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा, वो तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा ना, उस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ऑलरेडी इस तंबाकू के पौधे में उपस्थित है, वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जाकर के उस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से चिपक जाएगा, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से जो मिलोइडोग्नी इनकॉग्निशिया ने उस पौधे में बनाया। अब वो जैसे ही आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड चिपका, अब वो आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा। समझे या नहीं? थोड़ा बहुत, नहीं समझे तो छोड़ दो, इतना आपके है ही नहीं सिलेबस में, डिटेल में हम इसको थोड़ा बहुत बैच में पढ़ेंगे, अदरवाइज जरूरी नहीं है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं बेटा, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे यहाँ पर आपको पढ़ना है ह्यूमुलिन के बारे में। ह्यूमुलिन बेटा मानव इंसुलिन को जो आर्टिफिशियली बनाया है एलिलीन नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने। यहाँ पर बेटा आपको पढ़ना है जीन चिकित्सा के बारे में, जीन थेरेपी के बारे में, और यहीं पर बेटा आपको पढ़ने हैं आणविक निदान यानी कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें ह्यूमुलिन की, तो ह्यूमुलिन आप सबको पता है, इंसुलिन जो हमने आर्टिफिशियली बनाया, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है आप सबको पता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होता है, मधुमेह होता है। इंसुलिन कौन बनाता है बेटा? तो हमें ये पता है कि अग्नाशय में आपका जो पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज में लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, और इन लैंगरहैंस के द्वीप में बेटा अल्फा बीटा डेल्टा पीपी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जिसमें जो आपकी बीटा कोशिकाएं होती हैं, ये बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं, ये बीटा कोशिकाएं बनाती हैं आपका इंसुलिन, ठीक है। लेकिन वास्तव में अभी तक तो हमने यही पढ़ा है, ठीक है, पर वास्तव में क्या होता है बेटा, जब इंसुलिन बनता है तो वो इंसुलिन प्रो इंसुलिन के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है? प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन मतलब इंसुलिन से, इंसुलिन तो एक्टिव फॉर्म है, प्रो इंसुलिन आप समझ लो एक तरीके से इनएक्टिव फॉर्म है, निष्क्रिय अवस्था है, ठीक है। इस प्रो इंसुलिन से इंसुलिन जब बनता है बेटा, तो इसके दौरान कुछ बदलाव होते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में बात करें, उससे पहले ये देख लो। अच्छा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है, जैसा कि हमने बताया, ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, डेंजरस होता है,
ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए या इसके उपचार के लिए, मधुमेह के उपचार के लिए, जब तक ये ह्यूमुलिन नहीं बना था, जब तक ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन नहीं बना था, तब तक इसका उपचार कैसे होता था? तो पहले जो स्लॉटर हाउसेज होते हैं, स्लॉटर हाउसेज मतलब जहाँ पर बूचड़ खाना जिसको बोलते हैं, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, तो वहाँ पे सुअर के पैनक्रियाज से या कुत्ते के पैनक्रियाज से क्या किया जाता था? इंसुलिन निकाल करके ह्यूमंस को इंजेक्ट कर दिया जाता था, इंजेक्शन आईवी दिए जाते थे, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन तो आपने दे दिया, लेकिन केवल इंसुलिन ही दिया इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है कोई दूसरा केमिकल भी चला गया हो, ठीक है, और हो सकता है जो इंसुलिन आपने दिया उसके लिए वो व्यक्ति एलर्जी शो कर दे, ठीक है ना, क्योंकि बाहरी चीज़ है ना, एक तरीके से एंटीजन हुआ ना, तो आपकी बॉडी हो सकता है आईजी एंटीबॉडीज एलर्जिक रिएक्शन शो कर दे, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता था। तो उस साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए आर्टिफिशियली इंसुलिन को बनाया गया। आर्टिफिशियली इंसुलिन को बनाने के लिए, क्योंकि इंसुलिन क्या है? प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रोटीन आरएनए से बनेगा, आरएनए डीएनए से बनेगा, है ना, तो डीएनए के अंदर कोई ना कोई तो जीन होगा ना जो इसको बनाएगा। तो पहले हमने इस प्रो इंसुलिन की संरचना देखी। तो प्रो इंसुलिन में देखा गया कि एक तो ये हो गया आपका, इसको हमने बोल दिया ए चेन, ठीक है, एक ये हो गया आपका, इसको हमने बोल दिया बी चेन, और एक हो गया बेटा इन दोनों को जोड़ने वाला आपका ये, इसको हमने बोल दिया सी चेन, ठीक है। तो जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। ये प्रो इंसुलिन की हमने संरचना को डिटेल में पढ़ा, कैसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं। उसके बाद जब ये प्रो इंसुलिन बनाता है आपका इंसुलिन, ठीक है, इस प्रो इंसुलिन से, ये तो हो गया आपका प्राक इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, इससे जब आपका एक्टिव फॉर्म बनता है, इंसुलिन बनता है, तो देखा गया कि इंसुलिन में तो 2 ही चेन्स हैं। कौन कौन सी हैं? पहली तो भाई साहब ए चेन है, ठीक है, और दूसरी आपकी, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, वो दिख नहीं रहा है ना, ये लो, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, दूसरी आपकी ये बी चेन है। तो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, 2 प्रोटीन श्रृंखलाएं। फिर हमने ये देखा कि दोनों आपस में कैसे जुड़ी हैं, तो ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी हैं। फिर हमने इसकी पोजीशन भी देख ली भाई साहब, इससे दोनों, पहले वाले में आपके 20, सही बोल रही हूँ, 20 अमीनो अम्ल होते हैं, बी चेन में आपके लगभग 31 अमीनो अम्ल होते हैं, तो दोनों के मिलाकर के 51 अमीनो अम्ल हो गए, ठीक है। तो पहले और दूसरे जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, इनके 7वें अमीनो अम्ल के बीच में डाइसल्फाइड बंध है। दूसरा डाइसल्फाइड बंध पहले के 19 और दूसरे के पहले के, हाँ 19 और दूसरे के भी ऐसे कुछ, मतलब आई गेस कहाँ है यार, मतलब हमने डाइसल्फाइड बंध की पोजीशन को पहचाना। पहला तो 7-7 के बीच में, और एक यहाँ पे 6 और 11 के बीच में भी है, ठीक है, डाइसल्फाइड बंध। और यहाँ पर 19 और नीचे वाली चेन में कौन से के लेवल पे है? आई गेस 19 और 19 के लेवल पे ही है शायद से, इसमें 19 एंड में आएगा, इसमें 19 पहले, जो भी है, हमने उसके बीच में डाइसल्फाइड बंध का जो पोजीशन है उसको पहचाना। फिर हमने क्या, अब तो हम बना सकते हैं, हमें पॉलीपेप्टाइड तो मिल जाएगा ना। पॉलीपेप्टाइड कैसे मिलेगा? हमें ये पता है भाई साहब कि ए चेन बनाने वाला जीन होगा ए, और बी चेन बनाने वाला जीन होगा बी। हमने ए जीन और बी जीन को निकाल दिया, ठीक है, हमने इन बीटा कोशिकाओं से 2 जीन निकाल दिए, ए जीन जिसको हम सफ़ेद रंग से दिखा रहे हैं, और बी जीन जिसको हम पीले रंग से दिखा रहे हैं। इनको बेटा फिर हमने क्या किया, हमने इनको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब हमने एक पुनर्योगज डीएनए बनाया, जिसमें हमने ए जीन जोड़ दिया, दूसरे में हमने बी जीन जोड़ दिया, ठीक है। ये दोनों क्या बन गए आपका, पहला बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1A, दूसरा बन गया आपका पुनर्योगज डीएनए B। इन दोनों को बेटा हमने ई कोलाई में डाल दिया। ई कोलाई क्या है भाई साहब? जीवाणु है, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या डाल दिया? ई कोलाई में डाल दिया, ठीक है। तो एक तो ई कोलाई के पास अपना गुणसूत्रीय डीएनए हो गया, दूसरा बेटा आपका ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए हो गया, एक जिसमें आपकी ए जीन है, ए जीन है तो बेटा ये आपकी ए श्रृंखला बना रहा है, और दूसरा बेटा जो बी जीन है ये आपकी बी श्रृंखला बना रहा है। तो हमें एक ई कोलाई से इन दोनों को अपने बायोरिएक्टर में चला दिया भाई साहब, एक समय ए श्रृंखला मिल रही है, दूसरे समय बी श्रृंखला मिल रही है। जीन है तो प्रोटीन बनाएगा ना, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है डाइसल्फाइड बंध की मदद से, और बेटा
ठीक है, हमें मिल गया इंसुलिन। ये बेटा बनाया किसने? तो एक एली लिली नाम की अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी है। इसने बेटा इस इंसुलिन को बनाया और इसी इंसुलिन को बेटा बाद में ह्यूमुलिन का नाम दिया गया। इसका नाम दिया गया, इसको ह्यूमुलिन के नाम से जाना जाता है। आईवी इंजेक्शंस दिए जाते हैं, आईवी मतलब इंट्रावीनस, नस में दिए जाते हैं सीधा, ठीक है। तो ये हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में। मधुमेह कोई नॉर्मल ऐसे रेयर बीमारी नहीं है कि अरे करोड़ों में किसी एक को, नहीं, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो उनको अब हमें ह्यूमुलिन के इंजेक्शंस दे करके हम उनका ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आ जाओ बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा है आपका जीन चिकित्सा। अच्छा, जीन चिकित्सा होता क्या है? किसी व्यक्ति में अगर कोई जीन गायब है, कोई जीन है ही नहीं मतलब, या कोई जीन डिफेक्टिव है तो लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति के हम उस गायब जीन की जगह जीन लगा सकते हैं, या डिफेक्टिव जीन है जो सही से काम नहीं कर रहा उसकी जगह हम सही जीन लगा सकते हैं। इसी को बेटा हम जीन थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल थेरेपी में हम, कीमोथेरेपी में हम केमिकल देते हैं, हम दवाइयाँ देते हैं, जीन थेरेपी में हम जीन्स दे रहे हैं, ठीक है। अब जीन थेरेपी सबसे पहले जो की गई थी वो एक 4 साल की बच्ची में की गई थी 1990 में, ठीक है। इस जीन थेरेपी में बेटा उस बच्ची को क्या दिक्कत थी? तो एक एंजाइम होता है आपका एडिनोसिन डीएमिनेज, नीट 2019 का क्वेश्चन है। एडिनोसिन पूरा नाम हिंदी में ही लिख देते हैं भैया, एडिनोसिन डीएमिनेज, ये बेटा एक एंजाइम है। अच्छा, ये भी हमने जैवडो में पढ़ा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोन्यूक्लियस, है ना। तो सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स ही है ना लगभग, राइबोन्यूक्लियस को छोड़ दो तो एडिनोसिन डीएमिनेज बेटा जो एंजाइम है, प्रोटीन है, प्रोटीन को बनाने के लिए कोई ना कोई तो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसके अंदर बेटा ये एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम ना बन रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपके प्रतिरक्षा तंत्र के लिए। ये बेटा पाया जाता है आपके लसिकाणुओं में, ठीक है, आपके लिम्फोसाइट्स में पाया जाता है। और हमें पता है लसिकाणु कितने जरूरी हैं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए। आपका प्रतिरक्षा तंत्र है ही आपके लसिकाणुओं की वजह से। अगर हम बात करें आपके उपार्जित प्रतिरक्षा की, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो वो तो आपके टी और बी लसिकाणु ही संभाल रहे हैं ना। तो आपके लसिकाणु में ये एंजाइम ही नहीं है जो आपके मेन प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जरूरी है, ना बी लसिकाणु में ना टी लसिकाणु में, बन ही ना रहे, ठीक है। तो ये एंजाइम्स नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका प्रतिरक्षा तंत्र काम ही नहीं कर रहा है। तो इसको बेटा हम बोलते हैं SCID। तो ADA की कमी से होने वाला जो रोग है बेटा वो है SCID, नाम नहीं दिया है आपकी NCERT में, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। मतलब ओवरऑल आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बहुत ही कमजोर है। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट है, और थोड़ा बहुत डेफिशिएंट नहीं है, सीवियर गंभीर रूप से। कंबाइंड मतलब बी और टी लसिकाणु दोनों ही ढंग से काम नहीं कर पा रहे भाई। तो आपका अच्छा खासा, अच्छा अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र ही बिल्कुल गया गुजरा है तो जी पाओगे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता पूरी जिंदगी तुम बीमारी ना पड़ो, है बीमार तो पड़ोगे। कब तक तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र के बिना काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, मर जाएगा इंसान। तो 4 साल की जो बच्ची थी जिसमें 1990 में सबसे पहले ये जीन थेरेपी की गई थी, उस बच्ची में ADA बनाने वाला एंजाइम, ADA एंजाइम बनाने वाला जीन नहीं था, और ADA की कमी के कारण उसमें SCID था, सीवियर कंबाइंड, उसका ओवरऑल इम्यून सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज था, ठीक है। तो उसका उपचार किया गया जीन थेरेपी से। लेकिन बेटा फिर भी अब जीन थेरेपी ना, जीन्स अगर एक ही कंडीशन में जीन थेरेपी 100% सक्सेसफुल है, और वो तब अगर वो जीन्स शुरुआती अवस्था में, प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में कोशिकाओं में प्रवेश करवा दिए जाएं तो, ठीक है। क्योंकि प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में कोशिकाओं के अंदर कोई अगर जीन गायब है, जो कि आजकल दुनिया भर के टेस्ट होते हैं उनसे पता लग जाता है, ठीक है। अगर वो जीन उसमें गायब है तो प्रारंभिक कोशिकीय अवस्थाओं में डाल दो, प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में डाल दो, क्योंकि वही कोशिकाएं मल्टीप्लाई करके पूरा जीव बना रही है ना, तो हर कोशिका के अंदर वो जाएगा जीन, है ना। लेकिन अब बच्ची पैदा हो गई थी, 4 साल में पता लगा था भैया, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो जो तरीके थे उसमें सबसे पहला तरीका ये था कि उस बच्ची के लसिकाणुओं को निकाला जाए। निकालने के बाद रेट्रोवायरस की मदद से, किसकी मदद से? रेट्रो, याद करिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो संवाहक है वो डिपेंड करते हैं परपोषी के हिसाब से ना। अगर हमें पादप के अंदर कोई भी जीन डालना है तो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का इस्तेमाल करेंगे, उसके TI प्लाज्मिड का, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है ना।
एनिमल के अंदर डालना है, रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करेंगे, पष्ट विषाणु, आरएनए वायरसेस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो चलो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने उस बच्ची के लिम्फोसाइट्स लसीकाणु निकाले, उसके अंदर ये एंजाइम नहीं था ना, तो हमने ये एंजाइम मतलब बनाने वाले जीन्स उसके अंदर डाल दिए लसीकाणु के अंदर, और उन लसीकाणुओं को हमने कल्चर करवा दिया आर्टिफिशियली लैब में, और उसके बाद वो लसीकाणु हमने उस बच्ची के अंदर इंसर्ट कर दिए। अब लसीकाणु तो बच्ची के अंदर गए, एडीए उसको मिल गया, थोड़े दिन के लिए उसका प्रतिरक्षा तंत्र थोड़े दिन ही काम कर पाएगा ना, क्योंकि लसीकाणु का जीवन काल WBCs है ना, WBCs का जीवन काल बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, ठीक है। RBC का तो फिर भी 120 दिन होता है, WBC का तो मात्र 5-7 दिन, 8 दिन बस, ठीक है। कुछ लसीकाणु होते हैं आपके मेमोरी बी सेल्स, स्मृति बी कोशिकाएं, स्मृति टी कोशिकाएं, जो सालों साल चलती है, अदरवाइज बाकी सब तो 8-10 दिन में निकल जाते हैं, ठीक है। तो हर 8-10 दिन में उस बच्ची के अंदर ये लसीकाणु निकालो, डालो, कल्चर करो, ये करना पड़ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये किया तो, लेकिन ये अस्थायी उपचार है जो मैंने लास्ट में लिखा है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये पता है कि जो लसीकाणु होते हैं ये एक तरीके की रक्त कोशिकाएं हैं। रक्त कोशिकाएं बेटा अस्थि मज्जा में बनती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल अस्थि मज्जा उसके अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं, नॉर्मल ब्लड मैरो का स्थानांतरण, प्रत्यारोपण, क्या स्थानांतरण नहीं बोलेंगे, प्रत्यारोपण, नॉर्मल जो आपका ब्लड बोन मैरो है, उस बोन मैरो का हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका भी वो भी स्थायी ट्रीटमेंट नहीं है। तीसरा, हम डायरेक्ट एंजाइम थेरेपी दे सकते हैं, हम ये एडीए एंजाइम ही उसमें सीधा इंजेक्ट करते जाएं, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे अस्थायी उपचार हैं, दीज आर नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है कि शुरुआती अवस्था में जब बच्ची माँ के या बच्चा माँ के गर्भ में है, उसी अवस्था में उसके सारे टेस्ट किए जाएं, और उसी टाइम पर पता लग जाए कि इस बच्ची के अंदर ये जीन गायब है, उसी टाइम पर उसकी कोशिकाओं में वो जीन डाल दिए जाएं, जिससे कि जो उसकी भ्रूणीय विकास होगा उस दौरान उसके वो जीन्स अगर शुरुआती अवस्था में डल गए हैं तो भ्रूणीय विकास के दौरान सभी कोशिकाओं में वो जीन्स चले जाएंगे और वो बच्ची नॉर्मल या बच्चा वो नॉर्मल पैदा हो, ठीक है। तो उसके लिए सारी जांच करानी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका जीन थेरेपी। आगे बढ़ते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, आणविक निदान। तो आणविक निदान, अब देखो, निदान मतलब डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी के बारे में पता लगाना कि बीमारी कौन सी है। जब तक पता नहीं लगेगा भाई साहब बीमारी कौन सी है, तब तक आप उपचार नहीं कर सकते, ठीक है। अब आणविक निदान तो रिसेंट में आया ना, इससे पहले भी तो निदान होते थे, डायग्नोसिस तो उससे पहले भी होता था बीमारियों का। आपको बुखार है, खून की जांच हो गई, कोई दिक्कत है पेशाब की जांच हो गई, और कोई दिक्कत है मल की जांच हो गई, ठीक है। खांसी वगैरह है तो आपकी स्प्यूटम की जांच हो गई, ठीक है। ये सब आपके पुराने तरीके के निदान के मेथड है, पर चल आज भी रहे हैं और रिलायबल मेथड है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जो इन तकनीकों, जो आपके पुराने तरीके के जो नैदानिक प्रक्रियाएं हैं, ब्लड, खून की जांच, पेशाब की जांच, मल की जांच या स्प्यूटम की जांच, ये बेटा कुछ बीमारियों को शुरुआती अवस्था में नहीं पता लगा सकती, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में घातक बीमारियों को पता लगाया जा सके, उसके लिए PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसमें थोड़ा सा भी अगर कोई जीन ऐसा होगा तो हम उसकी जब बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे तो हम उसको आसानी से पढ़ सकते हो, ओह ये है, ठीक है। एलाइजा किसके लिए करते हैं हम, आपका ये एड्स के लिए, ठीक है। PCR भी करते हैं, एलाइजा भी करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी करते हैं, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कन्फर्मेशन के लिए करते हैं। तो एलाइजा बेटा, इसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड होता है, प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया पर आधारित है, प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अगर किसी को एड्स है तो उसके शरीर में HIV वायरस होगा, ठीक है। HIV पॉजिटिव होना, एड्स पॉजिटिव होना अलग अलग चीज़ें। तो अगर किसी के शरीर के अंदर HIV वायरस है, ठीक है, तो HIV वायरस है, तो उस वायरस से लड़ने के लिए आपके शरीर, HIV वायरस क्या हुआ, एक प्रतिजन हुआ, ठीक है, बाहर से आया है, उसके विरुद्ध में आपके शरीर के आपके प्रतिरक्षा तंत्र कुछ प्रतिरक्षी भी बनाए होंगे, एंटीबॉडीज भी बनाए होंगे, तो वो एंटीबॉडीज आपके प्लाज्मा में होंगे, ठीक है। अब अगर हमें HIV जांच करनी है तो हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी जो HIV वायरस के जो एंटीजेंस हैं वो हम एक क्या बोलते हैं उसको, पॉलीस्टाइरीन प्लेट होती है, उसमें से छोटे छोटे कुएं बने होते हैं, उसमें हम वो एंटीजेंस डाल देते हैं। उसके बाद हम पेशेंट का प्लाज्मा उसमें डालते हैं, उसमें अगर एंटीबॉडीज होंगे तो उस एंटीजन से जाकर के जुड़ जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। अगर फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एंजाइम डालते हैं, ठीक है, अल्काइन फॉस्फेटेज। इसकी खास बात ये होती है कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाए तो ये उससे जाके जुड़ेगा, नहीं बनाया तो ये नहीं जुड़ेगा, और अगर ये जुड़ गया तो एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है उस प्लेट में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम UV रेडिएशन में एक्सपोज करते हैं, ठीक है, और इसमें बहुत टाइम लगता है यार, हर आधे आधे घंटे के ब्रेक पे हम ये सारी चीज़ें करते हैं।
उसके बाद बेटा हम जब इसको एक्सपोज करते हैं रेडिएशंस में डाई स्टेनिंग करके, तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है तो हमें कलरफुल दिखते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस, नहीं बनाए तो नहीं दिखते हैं। तो अगर कलरफुल कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं मतलब वो पेशेंट HIV पॉजिटिव है, नहीं दिख रहे मतलब निगेटिव है। ठीक है, तो HIV पॉजिटिव कब होगा? अगर पेशेंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगे, इसका मतलब उसके अंदर HIV वायरस प्रवेश किया है, नहीं है मतलब नहीं किया है तो निगेटिव हो गया। ठीक है, इतना आपको नहीं समझना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो एलाइजा है जो एड्स के लिए किया जाता है, HIV के कन्फर्मेशन के लिए किया जाता है, उसमें बेटा एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती है उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है आपका ये एलाइजा। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज DNA तकनीक की मदद से जो भी जीन है, ठीक है, उसको हम जोड़ करके पुनर्योगज DNA बना सकते हैं। फिर हम उससे देख सकते हैं कि ये जीन किस तरीके से बीमारी कॉज कर रहा है, क्या है होगा इस जीन के आने से, ठीक है, कैसे ये जीन काम करता है। तो उससे भी बेटा हम कई सारी बीमारियों को पता लगा सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं, उनको डायग्नोज कर सकते हैं। ये हो गया आपके चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर आते हैं पारजीनी जंतु क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिस भी जीव के अंदर आपने अपना वांछित जीन लगा दिया है वो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित हो चुका है। अब वो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल हो गई। ठीक है, आनुवांशिकतः रूपांतरित फसल। आनुवांशिकता रूपांतरित जंतु अगर कोई है तो उसको बेटा हम ट्रांसजेनिक एनिमल या पारजीवी जंतु बोलते हैं। अब क्यों बनाते हैं बेटा? अच्छा, वैसे तो हमने कई सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं जिसमें चूहे हैं, कुत्ते हैं, ठीक है, बंदर हैं, आपके घोड़े हैं, ठीक है, और क्या बनाया हमने ट्रांसजेनिक एनिमल? बहुत सारे बनाए हैं यार, मछलियाँ बनाई हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, इनमें 95% जो आपके हैं वो चूहे हैं। ठीक है, कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए, ट्रांसजेनिक बंदर, ट्रांसजेनिक चूहे, ट्रांसजेनिक गाय, ट्रांसजेनिक भेड़, ट्रांसजेनिक मछली, ट्रांसजेनिक जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, कुत्ते, इन सभी में बेटा 95% हमने ट्रांसजेनिक चूहे बनाए हैं। ठीक है, अब क्यों बनाते हैं हम? तो बेटा किसी भी शरीर क्रिया का मतलब कोई भी शरीर क्रिया काम कैसे कर रही है, ये जीन गायब हो जाएगा तो कैसे क्रिया प्रभावित होगी, ये जीन अगर हम ऐड कर देंगे तो कैसे हमारी शरीर की क्रिया चलेगी। अगर बेटा हमें उसका अध्ययन करना है तो उसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। चूहे में हमने ये जीन डाल दिया, अच्छा देखते हैं इसका क्या बदलाव होता है, ये जीन हटा दो देखते हैं क्या बदलाव होता है, समझ लो। तो किसी भी शरीर की क्रिया के अध्ययन के लिए, उसके विकास के अध्ययन के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। दूसरा बेटा रोगों का अध्ययन, ठीक है, जीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से किस तरीके से रोग हो सकते हैं उसके अध्ययन के लिए बेटा हम वो जीन एनिमल में डालते हैं, फिर देखते हैं कि ये रोग हो रहा है, अच्छा ये हटा दो तो कैसे, इतना अगर हम ये इतना पार्ट हटाएंगे तो कैसे ये रोग प्रभावित होगा, पूरा खत्म हो जाएगा क्या, इतना जीन डालने से ये रोग हो गया क्या, कैंसर वगैरह का अध्ययन इससे किया गया है। जैविक उत्पाद, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बेटा हमने बनाए हैं जीवों की मदद से, जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये बेटा हमने भेड़ की मदद से बनाया है। मतलब हमने भेड़ के अंदर वो जीन डाल दिया जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन बनाता है, और इस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग होता है बेटा एम्फाइसीमा वातस्फीति के उपचार में। याद करिए, हमने एम्फाइसीमा पढ़ा था, जो लोग लंबे समय से धूम्रपान सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं उनको एम्फाइसीमा होने के चांसेस ज़्यादा है, उनकी कुपिका की जो भित्ति होती है वो फैल जाती है, ठीक है, फिर वो वहाँ से गैसों का विनिमय नहीं हो पाता, तो गैसों के विनिमय की क्षेत्रफल जो होती है वो कम हो जाती है ना। तो एम्फाइसीमा के उपचार के लिए, वातस्फीति के उपचार के लिए बेटा हमने ट्रांसजेनिक भेड़ बनाई, और उनको ट्रांसजेनिक क्यों बोल दिया? क्योंकि उनके अंदर हमने ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करा दिए जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नाम का प्रोटीन बना रहे हैं। इस प्रोटीन की मदद से हम एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दूसरा बेटा हमने एक रोजी गाय बनाई, क्या बनाई? रोजी गाय। तो ये रोजी गाय क्या हो गई? ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसके अंदर बेटा हमने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कराया जो अल्फा लेक्ट एल्बुमिन नाम का प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो नॉर्मल गाय में ये प्रोटीन नहीं मिलता है उसके दूध में, लेकिन रोजी गाय जो है, जो ट्रांसजेनिक गाय है, इसके दूध में अल्फा लैक्ट एल्बुमिन नाम का प्रोटीन मिलता है, जिसके चलते उसके दूध की गुणवत्ता सामान्य गाय के दूध की गुणवत्ता से कहीं ज़्यादा है। 1 लीटर में लगभग 2.4 ग्राम्स ये मिलता है, ठीक है, प्रोटीन मिलता है, तो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है।
टीका सुरक्षा, कोई भी वैक्सीन बनती है तो उस वैक्सीन की सेफ्टी बेटा सीधा वो इंसानों में नहीं लगाई जाती है, पहले चूहों पे, फिर बंदरों पे, फिर इस तरीके से जब सब में उसका साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर या बहुत कम होता है तब वो इंसानों पे लगाई जाती है। अगर चूहे मरने लग गए तो बेटा फिर वो आगे ट्रायल नहीं की जाती है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी अगर रसायन, कोई भी मेडिसिन वगैरह बनी है तो उसकी भी सुरक्षा की टेस्टिंग जो होती है वो सबसे पहले इन्हीं पारजीनी जंतुओं पर की जाती है। दिस इज इट। लास्ट छोटा सा टॉपिक है नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज। देखो हर फील्ड के ना अपने कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ नैतिक मूल्य होते हैं। जैसे एक डॉक्टर के कुछ एथिक्स होते हैं। डॉक्टर के एथिक्स क्या होते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर बनने के बाद एक हिपोक्रेटिक ओथ होती है, आपको शपथ दिलाई जाती है कि बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपके लिए सब एक जैसे हैं। औरत, आदमी, बच्चा सब आपके लिए एक जैसे हैं। अमीर गरीब सब आपके लिए एक जैसे हैं। किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी इन सब में आपको भेदभाव नहीं करना है, आपके लिए सब बराबर है, ठीक है ना। और भी डॉक्टर पेशेंट की जो प्रिवेसी है आपको उसको मेंटेन करना है, उसको आपको ब्रीच नहीं करना है, आपको पेशेंट का 4 लोगों के सामने मजाक नहीं बनाना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी शपथ दिलाई जाती है। ये एक डॉक्टर के कुछ मूल्य होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। इसी तरीके से हर फील्ड, एक लॉयर के भी कुछ ऐसे ही एथिकल उनकी भी कुछ ऐसी होती हैं। सबके सब हर फील्ड के अपने अपने कुछ एथिक्स होते हैं। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में भी कुछ एथिक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो आपके नीट में आया वो है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये नीट 2019 में पूछा गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये बेटा एक ऐसी कमिटी है जो इस चीज़ को निर्धारित करती है कि जो भी आप आनुवांशिक स्तर पर रिसर्च करने वाले हैं, अनुसंधान करने वाले हैं, वो अनुसंधान किसी भी तरीके से किसी जीव के लिए नुकसानदायक तो नहीं है, ठीक है। आप कोई भी आनुवांशिक या आप क्या जो भी मतलब बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के रिसर्चर्स हैं वो क्या रिसर्च करने वाले हैं उसका पहले उनको इस GEAC जो कमेटी है इसको एक सिनॉप्सिस, इनको एक मतलब सबमिट करना होता है कि हम ये प्लान कर रहे हैं, उसके ये रिजल्ट हो सकते हैं और हम इस तरीके से उस प्रोसेस को करेंगे। GEAC उस चीज़ को अप्रूव करेगी, वो ये देख करके उस अनुसंधान, उस रिसर्च को अप्रूव करेगी कि ठीक है इसके साइड इफेक्ट हैं लेकिन किस हद तक। अगर कोरोना वायरस लैब में बनाया गया है तो GEAC को अगर बताया गया होता कि हम कोरोना वायरस बनाएंगे, देखो ऐसा भी हो सकता है, तो GEAC उसको कभी अप्रूव नहीं करती अगर ये एथिक्स को फॉलो करती तो। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से एक होती है जेनेटिक, अब छुपा के तो तुम कुछ भी कर लो, फिर तो कोई यही कर लेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो अप्रूव करती है आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी रिसर्चेज हैं, आपको जो भी रिसर्च करना है वो रिसर्च को ये अप्रूव करती है। इस चीज़ को निगरानी में रख के कि उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो किस हद तक हो सकते हैं, क्योंकि याद करिए हमने सबसे पहले पिछले चैप्टर में यही पढ़ा था कि जेनेटिक जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी उसका डेफिनेशन EFB ने क्या रखा है, यही तो रखा है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक की डेफिनेशन यही रखी है, आप किसी भी जीव, उसके किसी भी कोशिकांग या उसके किसी भी अणु का मतलब अणु में आप बदलाव कर रहे हैं, आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं जेनेटिक लेवल पे, ठीक है करो, लेकिन उससे बनने वाले उत्पाद हमेशा मतलब किसी भी जीव के मानव के सर्विस के लिए होने चाहिए, उसके उपयोग के लिए होने चाहिए, है ना। उसके साइड इफेक्ट मतलब मानव के लिए ही वो बेकार हो जाए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो GEAC का काम है किसी भी अनुसंधान को अप्रूव करना। अगर उसको लगता है कि ये रिसर्च के साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस हद तक हो सकते हैं तो वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं हम आपको अप्रूवल नहीं देते हैं, आप नहीं कर सकते रिसर्च, ठीक है। एक तो GEAC, दूसरा बेटा यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, बायो पेटेंट और बायो पायरेसी। जैव पेटेंट, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और जैव चोरी, बायो पायरेसी, इसको हम बोलते हैं जैव चोरी। अच्छा, बायो पेटेंसी क्या होती है या बायो पेटेंट लेना, किसी भी जीव पर, उसके किसी भी उत्पाद पर, उससे संबंधित कोई भी जो आपने रिसर्च की उस पर अपना ठप्पा लगवा लेना, ठीक है, कि हमने भाई साहब ये खोज की है। अब अगर मेरी इस खोज का कोई भी इस्तेमाल करना चाहता है तो वो मुझसे परमिशन लेगा, ठीक है, और अगर मैं उसको परमिशन ना दूं तो वो मेरी उस खोज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर मैं परमिशन दे रही हूं, उस परमिशन के बदले अगर मैं कुछ उससे मतलब बोलते हैं अमाउंट कुछ चार्ज कर रही हूँ कि आपको
इसका मेरी इस खोज पर अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो आपको मुझे ये पेमेंट करना पड़ेगा, या उससे आपको जो भी फायदा हो रहा है उसका इतना % आपको मुझे देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, तो जो भी आपने जीव से संबंधित किसी भी चीज जो आपने बनाई है या जो आपने खोजी है, किसका ये इस्तेमाल है, इसका ये है ना, तो उसका पेटेंट ले लो आप। उस पर ये कि आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर्ड, जैसे हमारे यहाँ नीम, तुलसी, हल्दी, अदरक, ये सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में हमारे ग्रंथों में, हमारे बहुत पौराणिक ग्रंथों में इनके बारे में जिक्र किया है कि नीम के क्या क्या इस्तेमाल है, तुलसी के क्या इस्तेमाल है, हल्दी के क्या इस्तेमाल है ना, और आपके अदरक के, ऐसे कई सारी चीजें जिनके बारे में जिक्र हमारे ग्रंथों में मिलता है, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है ना। लेकिन अब अगर कोई बाहर से देश आए, मतलब बाहर से देश से कोई कंपनी आए और वो अपने देश में जाके रजिस्टर करा ले, देखो हमने बताया है कि नीम का इस्तेमाल आप इसके लिए भी कर सकते हो, क्यों भाई, ये तो तुमने चोरी किया। हमारे देश में तुम आए, हमारे देश के तुमने ग्रंथ पढ़े, क्योंकि वो लोग विकसित हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आते हैं हमारे यहाँ आकर के स्टडी करते हैं, हमारे यहाँ जंगलों में घूमते हैं, रिसर्च करते हैं और जाकर के अपने देश में दावा ठोक देते हैं कि देखो हमने ही खोज की है, जबकि उसके बारे में हमारे पुराणों में ऑलरेडी खोज की जा चुकी है। ठीक है, तो बस हम उन्हें पेटेंट कराए, हमने उन्हें पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि जब पुराणों में खोज की तब पेटेंट का वो नहीं था कंसेप्ट, उन्होंने आके हमारे कंसेप्ट को चुरा के अपने यहाँ जाकर के पेटेंट करा लिया। ठीक है, अब हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ रही, भैया हम आपके नीम की इस यूज़ का ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो कहेगा पहले हमें पैसे दो। क्यों दें भाई हम, ये तो हमारी खोज है ना, तुमने हमसे चोरी की है। तो बिना, जिसने भी बायो पेटेंट कराया उससे पूछे बिना अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंसान उस बायो, मतलब जो भी पेटेंट कराया है उससे पूछे बिना अगर उस उत्पाद का इस्तेमाल करता है, ठीक है, उससे कमाई करता है किसी भी तरीके से, या उससे नई चीज़ें बनाता है, तो बेटा बिना पूछे ये हो जाएगी जैव चोरी, बायो पायरेसी। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपका बासमती चावल। ठीक है, वैसे तो चावल की लाखों में वैरायटी है हमारे यहाँ, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, उनमें बासमती चावल की, केवल बासमती चावल की 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ हैं। डॉक्यूमेंटेड मतलब जिनका जिक्र है कागजों पर कि 27 तरीके की बासमती चावल है हमारे यहाँ। ठीक है, हमें पता, हमें हमारे यहाँ उसकी है, लेकिन एक अमेरिकन कंपनी है राइसटेक नाम की, उसने हमारे यहाँ से उस बासमती चावल की एक वैरायटी को लिया, एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी, ड्वार्फ मतलब बॉनी टाइप की कोई वैरायटी थी चावल की, उसके साथ उसने मिक्स कराया, मतलब ब्रीडिंग कराई और एक नई वैरायटी बना दी, उसने अपने नाम पे पेटेंट कर कैसे करा लिया भाई। तुमने जो हमारी बासमती ली, तुमने हमें तो उसकी भरपाई नहीं की, तुमने एक तरीके से चोरी की, समझे या नहीं। तो ऐसा ना हो, हमारे जैव रिसोर्सेज जो है, संसाधन जो हैं, उनकी चोरी ना हो सके, उनका गलत तरीके से हमें बिना बताए, हमें उसकी भरपाई किए बिना उसका गलत तरीके से इस्तेमाल या सही तरीके से भी इस्तेमाल, या कोई अपने देश में जाके वैसे ना कर ले, तो इन सब का ध्यान बेटा GESC करता है। ठीक है, पेटेंट बिल्स वगैरह पास होते हैं, ठीक है, उनमें टाइम पर अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है, उनमें कुछ कुछ सुधार होते रहते हैं कि अच्छा ये भी तो कोई, मतलब सीधी बात है, कोई चीज़ है तो उसका दुरुपयोग कई तरीके से हो सकता है, तो जैसे जैसे हमें पता लगता है अच्छा ऐसे भी दुरुपयोग हो सकता है, तो हम अपने बिल में उस हिसाब से मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे करेगा तो हम उस पर ऐसा भी केस लगा सकते हैं, तो ये सब होता है। तो बायो पेटेंट मतलब कोई भी अगर आपने जैव उत्पाद या उससे संबंधित कोई भी चीज़ अगर आपने खोजी है, आपने उससे संबंधित कोई भी उसका उपयोग या कुछ ऐसा खोजा है, तो उसको आप अपने नाम पे रजिस्टर कराइए, एक कंपनी के नाम पे रजिस्टर कराइए, कोई इंसान ने खोजा तो उसे अपने नाम पे रजिस्टर कराइए। ठीक है, और अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं तो दूसरी कोई भी कंपनी, कोई व्यक्ति या कोई भी संस्थान अगर उसी उत्पाद का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो उसके लिए आपसे परमिशन लेगा, जिसने अपने नाम पर उसको पेटेंट कराया, रजिस्टर कराया है। अगर वो परमिशन नहीं लेता है और बिना परमिशन के उसका इस्तेमाल करता है, उससे कुछ नया बनाता है, तो ये चोरी हुई, जैव चोरी, बायो पायरेसी। ठीक है, और उसके लिए कुछ सजाओं वगैरह का प्रावधान है। यहाँ पे क्या ही सजा होती है, वो पैसे की होती है कि आप इतना पेमेंट करो, आपने इतना फ़ायदा कमा लिया, उसको भी फ़ायदा दो, ऐसा ये सब होता है। तो उसके लिए आप केस फेस कर सकते हो, ये सब आ जाता है बेटा इसमें। तो दिस इज़ इट, ये था बेटा अपना आज का
हल्का सा चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। अभी मैंने जितना पढ़ा है आपके नीट के क्वेश्चन इसी में से बन जाए। जीएसी का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, बायोपायरेसी क्या होती है इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जा चुकी है। फिर आपका रोजी का है और ये जैव उत्पाद से क्वेश्चन आ चुका है। परजीवी जंतु के क्या क्या उपयोग होते हैं। मिलाइडोग्नी इनकॉग्निशिया कौन से भाग को प्रभावित करता है, जड़ों को प्रभावित करता है तंबाकू के पौधे की। जीन साइलेंसिंग से रिलेटेड है, आपके ट्रांसपोजोन्स नीट में आ चुका क्वेश्चन है। बीटी कपास से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। फिर आपके जो आनुवांशिकता रूप से जो रूपांतरित फसलें हैं उनके क्या क्या उपयोग हैं, वहाँ से आपका नीट में क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज इट। अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा, मिलेंगे अगले माइंड मैप में। तब तक के लिए बाय बाय एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं। बाय बाय, टेक केयर।